और यहाँ के किसानों को ये बात पता ही नहीं है कि वो रिजेक्टेड प्रोडक्ट है। पर बिना क्वालिटी कंट्रोल और बिना प्रोसेसिंग यूनिट के ये सिर्फ पौधा बेचने का बिजनेस बनकर रह जाएगा, किसानों के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। इसलिए आज सवाल फसल पर नहीं, सवाल ये है कि जब तेलंगाना आंध्रा में किसानों की सुरक्षा के लिए डेडिकेटेड ऑयल पाम एक्ट है, तो छत्तीसगढ़ में 13 साल बाद भी एक्ट क्यों नहीं बना? क्या भारत के ऑयल पाम मिशन की सबसे कमजोर कड़ी छत्तीसगढ़ बन रहा है? क्या छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ धोखा हो रहा है? अगर विदेशी कीट या बीमारी आई तो पूरे स्टेट के एग्रीकल्चर बिजनेस पर रिस्क मंडरा रहा है। कि ये लापरवाही है या जानबूझकर रिजेक्टेड स्टॉक डंपिंग? यहाँ दो पुरानी कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो बिजनेस मॉडल की पोल खुलती है। सीडलिंग बेचना, कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, कोई बायबैक नहीं, मतलब कि बिजनेस की पहली कड़ी रॉ मटेरियल ही अमानक है। दरअसल दलेंस को एक लेटर मिला है जिससे ये पूरा मुद्दा सामने आया और यहीं से हुआ खुलासा। भारत हर साल 60 से 70% खाद्य तेल आयात करता है। इसमें 55 से 60% हिस्सा अकेले पाम ऑयल का है। पाम ऑयल मतलब ताड़ के फलों से निकलने वाला वो तेल जिससे खाने की चीजें, कॉस्मेटिक्स यानी कि साबुन, क्रीम और इसके अलावा बायोडीजल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सोचिए कि हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस जो आज इंडोनेशिया और मलेशिया की तिजोरी भर रहा है। इसीलिए भारत सरकार ने इसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाया। 2021 में लॉन्च हुआ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, पाम ऑयल। टारगेट साफ है कि आयात कम करो, भारत में प्रोडक्शन बढ़ाओ, किसानों को इंडस्ट्री से जोड़ो। ये सिर्फ खेती नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें नर्सरी, प्लांटेशन, बायबैक प्रोसेसिंग यूनिट, रिफाइनरी, मार्केट लिंकेज ये सभी जुड़े हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा, तेलंगाना में 2 लाख हेक्टेयर से ऊपर। तेलंगाना में 300 करोड़ रुपए की प्रोसेसिंग यूनिट लग चुकी है। किसान प्रति एकड़ 2 से 3 लाख रुपए कमा रहा है। वहां बिजनेस मॉडल चल रहा है। लेकिन बात करें छत्तीसगढ़ की, तो जहां 2012-13 से 10,796 हेक्टेयर में करीबन 7,500 किसान इससे जुड़े हुए हैं। वहीं बिजनेस मॉडल की ये पहली कड़ी यानी कि पौधे पर ही सवाल उठ रहे हैं। क्या भारत के ऑयल पाम मिशन की सबसे कमजोर कड़ी छत्तीसगढ़ बन रहा है? क्या छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ धोखा हो रहा है? ये पूरी बात समझेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। पाम ऑयल का बिजनेस इसलिए बड़ा है क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी सामान्य तिलहनी फसलों से 4 से 6 गुना ज्यादा है। एक बार प्लांटेशन हुआ तो 25 से 30 साल तक लगातार प्रोडक्शन होता है। इसलिए केंद्र सरकार ने PPP मॉडल बनाया। इसमें रोल भी डिवाइड है। सरकार यानी कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट किसानों का सिलेक्शन करती है, डॉक्यूमेंटेशन करती है, सब्सिडी देती है, MOU और मॉनिटरिंग करती है। कंपनी जिसे टेंडर अलॉट होता है वो क्वालिटी, सीडलिंग, नर्सरी, टेक्निकल सपोर्ट, फल का बायबैक करती है और सबसे जरूरी छत्तीसगढ़ में ही प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगी। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने तो इस पर डबल इंसेंटिव दिया है। केंद्र की सब्सिडी के ऊपर स्टेट टॉपअप, ड्रिप, बोरवेल, पंपसेट, फेंसिंग ये सब पर अनुदान दिया जा रहा है। कागज पर तो ये बिजनेस परफेक्ट मॉडल की तरह नजर आ रहा है, लेकिन ग्राउंड पर क्या है वो है असली सवाल। अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये मॉडल कैसे फेल हो रहा है। यहाँ दो पुरानी कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो बिजनेस मॉडल की पोल खुलती है। अम्मा ऑयल पाम 2012-13 से महासमुंद, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर में ये काम कर रही है। 13 साल में सिर्फ एक ही काम, सीडलिंग बेचना। कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, कोई बायबैक नहीं, मतलब कि वैल्यू चेन का सबसे प्रॉफिट वाला हिस्सा प्रोसेसिंग पर जीरो इन्वेस्टमेंट, सिर्फ सप्लाई से पैसा मिल रहा है। और 2025 में बिना परफॉर्मेंस रिव्यू के 4 और जिले इसी कंपनी को दे दिए गए। ये जिले हैं धमतरी, गरियाबंद, मोहला मानपुर, राजनांदगांव और खैरागढ़। दूसरी कंपनी 3F ऑयल पाम की बात करते हैं।
दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, रायपुर में 2012 से काम कर रही है। 750 हेक्टेयर प्लांटेशन करवाकर 2019-20 में अचानक इसने एग्जिट कर लिया। किसानों का पूरा इन्वेस्टमेंट डूबा, पौधे उखाड़ने पड़े, ब्लैकलिस्ट हुई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? 2022-23 में उसी कंपनी को री एंट्री दे दी गई। पुराने किसानों का घाटा कौन भरेगा, इसका कोई जवाब नहीं। सवाल यह है कि जब तेलंगाना, आंध्रा में किसानों की सुरक्षा के लिए डेडिकेटेड ऑयल पाम एक्ट है, तो छत्तीसगढ़ में 13 साल बाद भी एक्ट क्यों नहीं बना? इसी कानूनी कमी से ये कंपनियां सिर्फ सीडलिंग ट्रेडिंग मॉडल पर चल रही हैं। अब बात द लेंस एक्सक्लूसिव उन मुद्दों की जो प्रोडक्शन की पहली स्टेज पर ही चूक को सामने लाती है। दरअसल द लेंस को एक लेटर मिला है जिससे ये पूरा मुद्दा सामने आया और यहीं से हुआ खुलासा। अब इस साल की सबसे बड़ी चूक हुई। उस कंपनी का नाम है प्री यूनिक एशिया, जिसके पास छत्तीसगढ़ के 15 जिलों का एमओयू है। दंतेवाड़ा की एक अधिकारी मीना मंडावी, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने 29 जुलाई 2026 को एक पत्र लिखा जिसमें 15,222 पौधों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सभी पौधे IIOPR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च के मानक पर चाहिए। इसके मानक हैं जिसमें तमाम तरीके के चीजें हैं कि कितनी उनकी माँ होनी चाहिए, कितनी आयु होनी चाहिए और भी बहुत कुछ। लेकिन कुछ किसानों के खेतों में सप्लाई किए गए पौधों को देखकर उन्हें ये गलत लगा। फिर उन्होंने आकस्मिक निरीक्षण करके खुद 5 खामियां दर्ज की, जैसे कि पौधा सिर्फ 1.5 से 2 फीट का है, पत्तियों में स्प्लिटिंग नहीं है, आयु 8 से 10 माह है, मतलब कि 4 माह पहले ही सप्लाई कर दी गई है, एक्सोटिक वैरायटी है पर PEQ सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है, प्लांट क्वारंटीन रिलीजिंग लेटर भी नहीं है, मतलब कि बिजनेस की पहली कड़ी रॉ मटेरियल ही अमानक है, वो भी बिना क्वारंटीन क्लियरेंस के। ये सीधे प्लांट क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन है। अगर विदेशी कीट या बीमारी आई तो पूरे स्टेट के एग्रीकल्चर बिजनेस पर रिस्क मंडरा रहा है। कंपनी के डायरेक्टर ने 5 अगस्त के ईमेल में इन 5 पॉइंट का जवाब ही नहीं दिया, सिर्फ लिख दिया कि ऊपर बात हो गई है, पानी देते रहिए। इसके बाद दंतेवाड़ा में रिजेक्ट हुआ स्टॉक कवर्धा, बिलासपुर, मुंगेली, सूरजपुर, गौरेला, पिंडरा, मरवाही में बांट दिया गया। सरगुजा में तो सप्लाई ही नहीं हुई। 19 जून से 113 हेक्टेयर के लिए 16,164 पौधों के लिए 9 रिमाइंडर्स भेजे गए और 11 अगस्त तक विभाग लिखता रहा कि पौधे अप्राप्त हैं, यानी कि 2 महीने का डिले अलग हुआ। बिजनेस में इसे सप्लाई चेन फेल्योर कहते हैं। और एक और बिजनेस प्रैक्टिस में लूप होल है जो छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ सीधा सीधा धोखा है, उसे भी सुनिए। तेलंगाना, आंध्रा में जो पौधा मानक पर फेल होता है, रिजेक्ट होता है, वही पौधा सस्ते में खरीदकर छत्तीसगढ़ में 12 फीट का बड़ा पौधा बताकर डंप किया जा रहा है और यहाँ के किसानों को ये बात पता ही नहीं है कि वो रिजेक्टेड प्रोडक्ट है। अब इसमें रिस्क क्या है वो भी सुनिए। दरअसल धान का कटोरा कहलाने वाला राज्य आज धान को छोड़कर दूसरी फसल उगा रहा है। यहाँ के किसानों ने अपनी जमीन में धान को छोड़कर ऑयल पाम उगाने के लिए मंजूरी दिए हैं, तो आखिर उसकी क्या वजह है? पहले तो ये समझिए कि ऑयल पाम कोई सीजनल क्रॉप नहीं है, 25 से 30 साल का लॉन्ग टर्म बिजनेस है। आज अगर अमानक पौधा लगेगा तो उसका मोर्टेलिटी रिस्क, यील्ड लॉस और 25 साल का नुकसान किसान उठाएगा और कंपनियां बिल लेकर निकल जाएंगी और फिर नैरेटिव बनेगा कि छत्तीसगढ़ में ऑयल पाम सक्सेस नहीं है, जबकि फेल फसल नहीं, इम्प्लीमेंटेशन है, फेल सिस्टम है। आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि छत्तीसगढ़ में ऐसी विफलता कोई नई नहीं है। जेट्रोपा, सफेद मूसली, लेमन ग्रास में भी यही हुआ था। बिजनेस मॉडल में प्रोसेसिंग और बायबैक नहीं बना, किसान बूम बस्ट साइकिल में फंस गया। मतलब कि ना तो किसान को फायदा हुआ, न ही सरकार को। आखिरकार सरकार को वो योजनाएं बंद करनी पड़ी थी। बहरहाल छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य तेलंगाना भी इससे अछूता नहीं। जुलाई 2026 में जब केंद्र ने क्रूड पाम ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई तो तेलंगाना में प्राइस क्रैश हुआ। किसानों की लागत भी नहीं निकली। स्टेट को फिर से 44% ड्यूटी की मांग करनी पड़ी। मतलब कि पॉलिसी रिस्क भी है। तो जब मजबूत स्टेट में भी रिस्क है तो छत्तीसगढ़ में जहां बेसिक इनपुट ही फेल है, वहां ये बिजनेस कैसे टिकेगा? भारत पाम ऑयल में आत्मनिर्भर होना चाहता है, ये अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ में भी डबल सब्सिडी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है, पर बिना क्वालिटी कंट्रोल और बिना प्रोसेसिंग यूनिट के ये सिर्फ पौधा बेचने का बिजनेस बनकर रह जाएगा। किसानों के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। इसलिए आज सवाल फसल पर नहीं, नीयत पर है। सवाल नंबर 1,
कि बिना PEQ और रिलीजिंग लेटर के विदेशी पौधा छत्तीसगढ़ में कैसे आया। अगर कोई विदेशी कीट या बीमारी फैली तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। सवाल नंबर 2, ADH यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर ने कलेक्टर और संचालनालय को लिखित में बताया, फिर भी जांच क्यों नहीं हुई। क्या ये लापरवाही है या मिली भगत। सवाल नंबर 3, जो अमानक पौधा बट गया वो मरेगा तो भरपाई कौन करेगा। कंपनी और विभाग तुरंत बिल पास कराने में लगे हैं, पर किसान का क्या। सवाल नंबर 4, 13 साल में एक भी बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट अब तक क्यों नहीं लगी। सिर्फ पौधा बेचना ही क्या छत्तीसगढ़ के लिए बिजनेस मॉडल बन गया है। इस मामले पर हमने हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारियों से लगातार संपर्क किया, लेकिन अब तक उनका पक्ष सामने नहीं आया है। एक्सपर्ट्स लगातार मांग कर रहे हैं कि IIOPR के वैज्ञानिक, PEQ अधिकारी, कृषि मंत्रालय और स्वतंत्र विशेषज्ञों की कमेटी से तुरंत पारदर्शी जांच कराई जाए, रिपोर्ट पब्लिक हो। क्या लगता है आपको कि ये लापरवाही है या जानबूझकर रिजेक्टेड स्टॉक डंपिंग। हमें ये सभी बातें आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप किसान हैं और आपके खेत में भी ऐसा पौधा आया है और इससे जुड़ी कोई जानकारी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाइए। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और भी लोगों और भी किसानों को अवेयर करिए। और अगर आपने द लेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द लेंस को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता का हिस्सा बनिए। फेसबुक में फॉलो करिए। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में नए विषय के साथ। धन्यवाद।